हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए केवीएस पीआरटी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेट डी। इसमें सेट डी आपका जनरल हिंदी का डिस्कस किया जाएगा। पीआरटी सीरीज है, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। ये सारी बुक हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ये प्रतीक शिवालिक सर ने लिखी है बुक, जिसमें 20 टेस्ट आपको दिए गए, हम पहले ही बता चुके हैं। इसका अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं सीरियस स्टूडेंट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे, जिससे पता चले कि आप का टेस्ट सीरीज के बारे में क्या विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए, तो पहला प्रश्न है, 11वें नंबर से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। और प्रश्न दिया गया है कि जिसको अधिक बोलना ना आता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है? वाचाल है, गंभीर है, मुनि है, या फिर रसग है? तो बताइए क्या है? जिसको अधिक बोलना ना आता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल किसके लिए कहते, बताइए? जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है। गंभीर किसे कहते हैं, बताइए? गंभीर किसे कहते हैं? जिसको अधिक बोलना ना आता हो, जिसको अधिक बोलना ना आता हो। आपने देखा होगा जो गंभीर व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? ना आता हो। वो बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हैं, उन्हें किसी दूसरे बंदे से कोई मतलब नहीं, अपने काम में रहना, यानी कि अपने से मतलब रखना। ठीक है ना। मुनि क्या होते हैं? मुनि किसको कहते हैं? मनन करने वाले को। मनन करने वाला क्या कहलाता है? आपका मुनि कहलाता है। रसक किसे कहते हैं? रस को जानने वाला, जो काव्य में रस होते हैं ना उसको जानने वाला, रस को जानने वाला। ठीक है। तो चारों देख लिए, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? गंभीर। गंभीर वो होता है जिसको अधिक बोलना ना आता हो। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ठा का उच्चारण स्थान है तालव्य, वर्ष, दंत या फिर मूर्धन्य? ठा, तो देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा हिंदी में, नहीं पढ़ा है तो भी समझ लीजिएगा। ऋटुर सानाम मूर्धन्य, ये आपका सूत्र है। हिंदी में संस्कृत में दोनों होता है। तो रा से क्या होगा आपका? ऋषि। टू, टू को मतलब क्या होता है? टा वर्ग, जिसमें टा आता है, ठा आता है, डा आता है, आ आता है। ठीक है ना। कितने हो गए? टा, ठा, डा, ढा और ड़ा बांध का, और रा, रा दिख रहा है ना, रा, और ये सा। इनका जो उच्चारण स्थान होता है 5, 3, 8 वर्ण हो गए ना, 8 वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। पूछा गया है ठा का, तो ठा आपको दिख गया, लेकिन कहाँ है मूर्धन्य? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा से आपका ये हो जाता है, और इसका सही उत्तर मूर्धन्य होगा, क्योंकि ठा का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? ये होता है। वर्ष कोई जरूरी नहीं है। दंत का क्या हो बताइए? दंत का क्या पढ़ा था आपने? और तालब्य का बताइए। तो तालब्य का क्या होता है आपका? इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ठीक है ना। और बकार इसका क्या होता है? दंत का बताइए। दंत का काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि दंत का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। दंत का क्या है दोस्तों? आपको हमने बताया था पिछली वीडियोज में। तो दंत का आपका होता है लृतु लसानाम दंथा। ठीक ना। लृतु लसानाम और दंत। ठीक है ना। इसमें कौन सा सा होता है आपका, बताइए? लृतु लसानाम दंता में आपका होता है जो बुर्रा वाला सा होता है। ठीक है ना। इसका क्या होता है? दंत उच्चारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 13वां प्रश्न है, थकान भाववाचक संज्ञा किस शब्द की है? थकान संज्ञा पूछी गई है, थकना की है, थकावट है, थक है, या फिर कोई नहीं? तो थकान भाववाचक जो संज्ञा है, इसमें शब्द बताना है, जो मूल शब्द है वो क्या होता है, बताइए। संज्ञा कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने, बताइए? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति किसी वस्तु स्थान का बोध कराए, लखनऊ गंगा इत्यादि बताए थे आपके लिए। दूसरी क्या बताई थी? जातिवाचक। तीसरी क्या बताई थी? भाववाचक। चौथी क्या बताई थी? समूहवाचक। और लास्ट कौन थी आपकी?
द्रव्यवाचक। तो ये 5 संज्ञाएं हमने पढ़ी थी, लेकिन आपको बताना है शब्द कौन सा है थकान में, कौन सा शब्द होता है बताइए। इसका सही उत्तर थकना होगा, थकावट, थक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, थकना। थकना जो है मूल शब्द है, ठीक है ना, और इसका थकना जो है मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा, क्योंकि थकावट तो वो आपका भाववाचक ही संज्ञा होगा, और थक कोई शब्द नहीं है। थक क्या, थक इस मतलब पूरा शब्द नहीं है, पूरा शब्द होता है आपका थकना, ठीक है ना। थकना वह है थक, बहुत थक, मतलब थकना यूज करेंगे बेसिकली, इसके लिए थक हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा है शब्द, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जी, मैं परसों आऊंगा। 14वां प्रश्न है आपसे कि मैं परसों आऊंगा में क्रिया विशेषण का रूप है कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर आपका रीतिवाचक। बताइए क्या है। तो कालवाचक हमने पढ़े थे कौन कौन से शब्द, जैसे कि पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक, पश्चात और अब तक। तो ये सारे जो पढ़े थे हमने कि काल एक समय के समय को बोध करा रहे हैं कि पहले कुछ हुआ था, बाद में कुछ होगा, आगे चलो, या आगे क्या होने वाला है, एक समय को बता रहा ना, इसके पश्चात क्या होगा, यह अब तक नहीं हुआ है, यह कब तक होगा। तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। प्रमाण में हम देखते हैं जैसे कि आपका थोड़ा पानी दीजिए, ठीक है ना, कम चाय कम पीते हैं हम, ठीक है ना, और काफ़ी इतना काफ़ी है, ये सब क्या है, प्रमाणवाचक हैं, ठीक है ना। बस रहने दीजिए और अधिक इत्यादि शब्द हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है। स्थान जो स्थान का बोध करा है, जैसे आपका हो गया, चलिए स्थानवाचक है और क्या दिया है, रीतिवाचक। तो पहले देख लेते हैं हम क्या, रीतिवाचक, ठीक है ना। रीतिवाचक में क्या होते हैं, कोई भी क्रिया बताई जाए कि कोई चीज जो है क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है ना, धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से बताया जाता है कि कोई भी क्रिया एक्शन जो है वो किस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैं परसों आऊंगा में क्रिया विशेषण आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो देखिए इसका तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका कालवाचक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो समय बताया जा रहा है कि परसों आएगा, काल मतलब क्या होता है, समय, तो समय बता रहा है कि समय जो है वो परसों आएगा। अब इसके बाद आप देख लीजिएगा, आपका हम एक और रह गया, ये स्थानवाचक जो रह गया है, इसमें क्या आते हैं आपके, जैसे स्थान को बोध कराएं, जैसे यहाँ आओ, ठीक ना, वहाँ क्या है, सामान भीतर रखा है, ठीक है ना, इधर मत खेलो, उधर मत खेलो, या उधर कुछ है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके स्थान का बोध कराते हैं। तो चारों को हमने डिस्कस कर लिया। रीति कोई एक्शन बताए कि कोई चीज कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, अचानक हो रही है, ये सारे जो होते हैं रीतिवाचक होते हैं। अगला है, मैं शाम को आऊंगा में प्रयुक्त जो है वो कारक क्या है। तो कारक चिन्ह हमने पढ़े थे, आपके सब सारे पढ़े थे, कर्ता से लेके 8 पढ़े थे हमने, संबोधन तक पढ़े थे ना। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो देखिए, 3 वीडियो जो ऑलरेडी डल चुके हैं हमारे चैनल पर। तो मैं शाम को, संबंध, इन चारों के हम चिन्ह डिस्कस करेंगे। देखिए धीरे धीरे जो आपके विकल्प में है, ठीक है, उनको देख के चलेंगे। तो संबंध में क्या आता था, का, की, के। संबोधन में क्या क्या होता था, हे, भो, अरे, ठीक है। और कर्म में क्या होता था, बताइए, कर्म को। कर्ण में क्या होता था, कर्ण, ने, से और के द्वारा। अब उत्तर ढूंढ लीजिएगा आप, मैं शाम को आऊंगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका 15वें नंबर का प्रश्न है। सही उत्तर है कर्म, कर्म कारक। क्यों, कब आएगा, शाम को आएगा। को आपको चिन्ह दिख गया है तो आपको उत्तर मिल गया है, ठीक है। आगे 16वां प्रश्न है, जलवायु में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है। तो देखिए योजक चिन्ह दिख गया, जल का अपना महत्व है, वायु का अपना महत्व है, दोनों की प्रधानता है तो द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय में क्या होता था, सेकंड जो पद है उसकी प्रधानता होती थी। संबंध क्या होता था, विशेषण विशेष्य। तो यहाँ तो ऐसी कोई चीज दिख ही नहीं रही है।
बहुव्रीहि में क्या होता था, अन्नपद प्रधान होता था, अन्नपद प्रधान। और अव्ययी भाव में क्या होता था, आपको मिलेगा अव्यय, प्रथम पद और निपात, और साथ ही प्रथम पद की प्रधानता होती थी, और जो शब्द होता था वो नपुंसक लिंग में शब्द होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ, 17वां प्रश्न है, सहकारिता में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। सह है, सा है, सह है या फिर सहा है, बताइए। सहकारिता, इसका हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, सह प्लस कारिता। तो देख लीजिएगा क्या है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सह। ठीक है ना। सह, जैसे सह में हम और लगा दीजिए, जैसे सहपाठी, तो इसमें भी क्या है आपका सह है, सहयोगी, इन सभी में क्या आपका सह उपसर्ग है। और जैसे लगा दीजिएगा सहचर। और हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 12, संस्कृत में कितने होते हैं, 22। ये भी आपको याद रखना है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो बातें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। उपसर्ग कहाँ पर लगाए जाते हैं, बताइए। शब्दों के आगे पीछे कहाँ, तो ये लगाए जाते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। घटिया में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं, याद रखना है। अब बताइए, या प्रत्यय है, आ है, या है या फिर टिया है, क्या है। तो देखिए घटिया, इसमें देखिए क्या है, घा टी, घट, घट माने कम होना, और इसमें हम जोड़ देंगे क्या आपका ई या। तो ये जो ई की मात्रा है छोटी वाली, ये यहाँ आ जाएगी, तो क्या शब्द बन जाएगा, घटिया। कहाँ दिख रहा है, या, तो आपका इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्या या कोई होता है आपका प्रत्यय, या नहीं होता है, क्रॉस हो गया। आ होता है, बिल्कुल बताइए होता है, जैसे घेरा आपने शब्द देखा होगा। और देखिए छाप से छापा, ठेल से ठेला, तो ये शब्द इससे बन जाते हैं जिनमें आ प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ठीक है, या हमने देख लिया। टिया होता है क्या, नहीं, टिया से कोई प्रत्यय नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ, 19वां है, संरक्षक का संधि विच्छेद होगा। संरक्षक, देखिए माँ ये आधा होता है हलंत, सा प्लस रक्षक, सन या प्लस रक्षक या फिर सना प्लस रक्षक। तो इनमें देखिए हटाएंगे अपन तो सना प्लस रक्षक तो कोई बन ही नहीं रहा है, और संरक्षक ये भी नहीं बन रहा है। संरक्षक ये तो भाई वही ऊपर हो गया, यही नीचे हो गया, तो ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बने वो सही हो जाएगा। ये होता है आपका सम प्लस रक्षक। इसमें संधि पूछी जाए तो आपकी व्यंजन संधि होगी। क्यों होगी, दिखा देते हैं। इसमें एक का नियम होगा, यदि माँ हलंत वाला माँ है यानी आधा, माँ के बाद अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, या वा रा ला, यह हो गया। और या फिर हुई आपके ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म कौन से होते हैं, सा, स, स और हा, ये 4 होते हैं। ठीक है ना। इनको माँ के बाद ये सारे वर्ण आए तो जो माँ दिया है ना, माँ का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या कहलाता है, ये बिंदी कहलाती है। जैसे देखिए समरक्षक लिखा है, तो सा माँ का क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार, और रक्षक जहाँ के तहाँ लिखा जाएगा, इधर के इधर ही, संरक्षक। एक और उदाहरण दिखाते हैं आपके लिए, जैसे संविधान, ठीक है, संविधान, इसका विच्छेद करिए तो सा बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। अंग जो अनुस्वार है उसका क्या होता है, आधा माँ प्लस विधान, आपका शब्द है पूरा। ठीक है, ऐसा होता है। और देख लीजिएगा, जैसे संयोग का करके दिखाइए, संयोग का क्या होगा, सा आधा माँ आ जाएगा, धन योग, तो ये हो जाएगा आपका संयोग। तो इस प्रकार से ये होते हैं। व्यंजन संधि है उपयुक्त में। 20वां है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। गायिकी होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है। गायिका, ये भी कुछ जम नहीं रहा है। गायक या गायिका, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, गायिका, क्योंकि गायिका इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको उच्चारण में ही पता चल जाएगा। गायक कोई शब्द होता ही नहीं है। तो वर्तनी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न आपके जनरल हिंदी के। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, बेसिकली ये बताना है। प्रश्न तो काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।